हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद सिंह आप सभी का अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही एक आज जो पिछले बार हम लोग टॉपिक जो बात किए थे उसमें था कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, कितने तरह की होती हैं, टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कितने तरह की हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक डाल देंगे, आप लोग उसको काइंडली देख लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस काम किस पे करता है, उसका बेस क्या है जिसके अकॉर्डिंग में सारा इंश्योरेंस कवरेज वगैरह मिलता है। तो चलिए उस पर शुरू करते हैं। ये 7 तरह के बेस हैं, 7 प्रिंसिपल्स हैं जिस पे इंश्योरेंस कंपनी वर्क करती है। तो 7 प्रिंसिपल क्या है, चलिए वन बाय वन उस पर बात करते हैं। तो पहला अगर बात करते हैं तो इंडेमनिटी। इंडेमनिटी इन द सेंस क्या हो गया, ये पॉलिसी ऑफ इंडेमनिटी सिंपल वर्ड में कहता है कि अगर कोई भी चीज का जो इंश्योरेंस हुआ है तो उसको पहले की स्थिति में ले आना है, मतलब लॉस होने से जो पहले का स्थिति है उसी स्थिति को बहाल करना है। कि जैसे मान लीजिए गाड़ी, कोई अगर गाड़ी का वैल्यूएशन अगर हम 10 लाख कर रहे हैं तो अगर उसका इंश्योरेंस हुआ है तो अगर कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वो कवरेज हमको 10 लाख तक का मिल जाए, कि जो स्थिति पहले के बहाल करने में रहा है जिस समय हम इंश्योरेंस करा रहे हैं वही स्थिति में हमको वो सामान वापस मिलना चाहिए। तो ये लॉस ऑफ इंडेमनिटी। देन सेकेंड अगर बात करते हैं तो सेकेंड प्रिंसिपल बहुत ही यूनिक प्रिंसिपल जिसको हम लोग कहते हैं ऑटमोस्ट गुड फेथ। तो प्रिंसिपल ऑटमोस्ट गुड फेथ क्या है कि यहाँ पे एक एज ए इंश्योरेंस कंपनी, एज ए इंश्योरर ये चाहता है इंश्योर्ड पर्सन से कि आप जो भी कहते हैं उसको हम हू बहू मान लेंगे, हमको कोई इतराज नहीं, आप जो जो बात बोलेंगे हमको आपके बात पे पूरा का पूरा विश्वास है, हम आपकी सारी बात को मानते हैं और हम मानते हैं कि आप सारा बात सच बता रहे होंगे, मेरे से कुछ छिपा नहीं रहे होंगे। जैसे कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करते हैं तो देखिएगा कॉलम रहता है जिसमें पूछा जाता है कि आपका एज क्या है, आपने एज लिखा, आपका मैरिड है कि नहीं मैरिड है, आप स्मोकिंग करते हैं कि नहीं, आप अल्कोहल लेते हैं कि नहीं, आपका फिजिकल हेल्थ क्या है, कभी कोई बीमारी हुआ है कि नहीं हुआ, आप कोई बीमारी से सफ़र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसमें जस्ट डिक्लेरेशन सेल्फ आपसे मांगा जाता है, अगर आप उसमें सब में जो लिखते हैं कि है या नहीं है, कंपनी एज इट इज मान करके उस पर पॉलिसी कर देती है। तो ये तो हुआ इंश्योरेंस कंपनी की आपके बारे में जो भी मान रही है कि जो आप लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं। तो अगर कल को ये पता चलता है कि आपने गलत लिखा है तो क्लेम मिलने में आपको इश्यू आ जाएगा। देन सेकेंड, ये तो हुआ इंश्योरर। अब इंश्योर्ड जो बंदा पॉलिसी लिया है उसका भी वही इच्छा रहता है कि भाई आप अगर एज ए इंश्योरेंस कंपनी जो जो कमिटमेंट करते हैं कि ये क्लेम देंगे हम, ये या मैच्योरिटी में ऐसा ऐसा देंगे, तो ये आपको भी उस पर पूरे के पूरे खरे उतरना है। तो ये हुआ ऑटमोस्ट गुड फिर कि दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आप जो कह रहे हैं हम उस पर आपके बात पे विश्वास कर रहे हैं। देन अगर थर्ड वन बात करते हैं तो थर्ड वन होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या कहता है, तो ये कहता है कि आप उसी चीज का इंश्योरेंस करा सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, मतलब जिस चीज के लॉस होने से फाइनेंशियली आपको ज्यादा दिक्कत हो। तो जैसे कि अगर हम लोग दो एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आप अपने गाड़ी का तो इंश्योरेंस करा सकते हैं लेकिन आप अपने दोस्त की गाड़ी का एज ए प्रपोजर बन के इंश्योरेंस नहीं करा सकते हैं। कारण क्या है कि अगर आपके कोई दोस्त हैं या कोई पड़ोसी है, नेबर है, बहुत अच्छा आपका रिलेशन है, लेकिन अगर कल को उनका गाड़ी लॉस होता है या उनका गाड़ी डैमेज हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो फाइनेंशियली आपको क्या लॉस हो रहा है, क्योंकि गाड़ी तो उनका है, पैसा तो उनका गया है। तो मोरली हो सकता है आपको लॉस हो, इमोशनली लॉस हो। तो देखिए इंश्योरेंस इमोशनली नहीं चलता है, मेनली इंश्योरेंस का नॉर्म से कि फाइनेंशियली, जो पहला इंडेमनिटी में हम लोग बात किए कि जो पहले का स्टेटस है उस स्टेटस को वापस लाना है, तो ये पहला नॉर्म्स है। तो इमोशनली नहीं, फाइनेंशियली आपको क्या लॉस हो रहा है, तो फाइनेंशियली तो कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो आपका इंश्योरेबल जो इंटरेस्ट है वो कुछ भी नहीं है। सेम एज अगर इसको हम लोग लाइफ इंश्योरेंस में लें तो कोई व्यक्ति अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं, अपने माता पिता का इंश्योरेंस करा सकते हैं, अपने बच्चों का इंश्योरेंस करा सकते हैं, अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करा सकते हैं, लेकिन वो बोले कि नहीं भाई मेरा एक बहुत अच्छा बहुत करीबी दोस्त है, बहुत ज़्यादा उससे मेरा अपनापन है, हम उसका प्रपोजर बनना चाहते हैं, उसका इंश्योरेंस कराना चाहते हैं। तो आप इमोशनली तो बहुत अटैच है, लेकिन भगवान न करते वो दोस्त अगर चला गया या वो पड़ोसी अगर चला गया आपका, तो उससे फाइनेंशियली आपको क्या लॉस हो रहा है, फाइनेंशियली तो कोई खास लॉस नहीं हो रहा है आपको। तो दैट्स वाई उससे फाइनेंशियल लॉस उनके माता पिता को, उनके भाई को, तो इसलिए आप उनका एज ए प्रपोजर नहीं बन सकते हैं। तो ये पहला नॉर्म्स है कि सॉरी थर्ड नॉर्म्स है कि जिनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं रहेगा वो सेकंड का प्रीमियम नहीं दे सकते हैं। देन बात करते हैं हमारा फोर्थ स्टेप। अगर फोर्थ स्टेप की बात करें तो ये कहता है कि आपका प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या हो गया कि एक प्रॉपर्टी का एक से ज़्यादा अगर कोई इंश्योरर हैं तो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन आता है। तो ये जैसे एकदम छोटा सा एग्जांपल से एक बात करते हैं हम लोग
जैसे मान लीजिए कोई आपका प्रॉपर्टी है, कोई घर है, आपका घर का वैल्यू है 20 लाख का, आप चाह रहे हैं कि उसका इंश्योरेंस कराएं, लेकिन हम एक कंपनी से नहीं कराएं, हम दो कंपनी से करा देते हैं। तो कोई एक्स कंपनी है जिससे आपने 10 लाख का इंश्योरेंस कराया, कोई वाई कंपनी है जिससे आपने 10 लाख का इंश्योरेंस कराया, और ये जो 10 लाख का इंश्योरेंस कराया आपने, उसका प्रीमियम आपने दिया। अब जो भी रीजन हो, चाहे आप प्रीमियम कहीं पे कम पड़ रहा हो या XYZ कुछ भी हो रहा है, आपने दो कंपनी से 10-10 लाख का इंश्योरेंस लिया, सॉरी 20 लाख का इंश्योरेंस में दो कंपनी को कंट्रीब्यूट कराया, दो इंश्योरेंस कंपनी को। तो अगर आपके घर में डैमेज होता है कि 20 लाख का इंश्योरेंस में आप लोग दो कंट्रीब्यूशन रखे हैं, दो सेम कंट्रीब्यूशन रहा है दो कंपनी का, एक्स और वाई का, तो अगर घर डैमेज हुआ आपका, अब 20 लाख का क्लेम बनता है, तो सपोज आग लग गया घर में और 20 लाख का नुकसान हो गया, तो आपने एक्स के पास गया, बोला भाई मैंने 20 लाख का पॉलिसी लिया था कंट्रीब्यूशंस में, आप मेरे को क्लेम सेटल करो। तो वो 20 एक्स कंपनी आपको 20 लाख का आपका क्लेम सेटल कर देगी। देन उसके बाद वो क्या करेगी कि वो जाएगी वाई कंपनी के पास कि भाई इनका मैंने 20 लाख का जो हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हम लोग किए थे, सॉरी म्यूचुअल प्रोपोर्शनल शेयर था हमारा 50-50% का, तो मैंने 20 लाख दिया है, तो जो 10 लाख आपका कवरेज का बन रहा है, जिसका प्रीमियम आपने लिया था, वो 10 लाख आप मेरे को वापस कर दो। तो वाई कंपनी उस एक्स कंपनी को 10 लाख रुपया पेमेंट कर देगी। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशंस। ये जनरल इंश्योरेंस में होता है, एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक व्यक्ति 10 लाख का पॉलिसी ले और बोले कि 5 लाख हमको एक्स कंपनी दे, 5 लाख वाई कंपनी दे। वो 5-5 लाख का एक्स्ट्रा ले सकते, अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन एक पॉलिसी में दो कंपनी कवर कभी नहीं देगी। ये जनरल इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशंस आता है। देन अगर बात करें फिफ्थ पॉइंट का हम लोग तो ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन में हम लोग बोलते हैं कि ये जो भी इंश्योर्ड पर्सन, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि जो भी इंश्योर्ड पर्सन है, वो जो भी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा रहे हैं, उसके लॉस को कम से कम करना चाहेंगे, मतलब लॉस होने से पोजीशंस को बचाएंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका गाड़ी है, आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है, और आप अपने गाड़ी में आप मान लीजिए अभी गाड़ी में आपका आग लगा, और आप आराम से निश्चिंत होकर बैठे कि ठीक है भाई गाड़ी में आग लग गया, कोई इशू नहीं, मैंने तो इंश्योरेंस कराया हुआ है, मैं आराम से उससे कवर ले लूंगा। तो ये आपका मिटिगेशन नॉर्म्स को आप अवॉइड कर रहे हैं। कारण क्या है कि भाई आपका गाड़ी में आग लगा, आपने बुझाने के लिए क्या किया, या आपका गाड़ी है, आपने गाड़ी को लॉक ही नहीं किया, आप गाड़ी को ऐसे ही जस्ट छोड़े हुए हैं, तो लॉक नहीं कर रहे हैं क्यों कि भाई मेरा तो इंश्योरेंस पॉलिसी किया हुआ है, क्या जरूरत है, चोरी होगा तो मिल जाएगा। तो ये तो लापरवाही हो रहा है कि भाई आप चाह रहे हैं कि आपका सामान जाए। तो ये लॉसेस को आपको लॉस ऑफ मिटिगेशन में होता है कि आप लॉस को सही मायने में वो प्रॉपर्टी को अपना समझ के आप उसको बचाना चाह रहे हैं कि नहीं। तो ये आता है लॉस ऑफ मिटिगेशन कि आपको अपने प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस भरे आप किए हैं, लेकिन आपको बचाने का काम करना है कि लॉस कम से कम हो, जितना कम हो सकता है। देन बात करते हैं हम लोग अगर छठे पॉइंट में, तो छठे पॉइंट में हमारा आता है सब्रोगेशन लॉस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या हो गया कि ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर एक बार आपको अपने इंश्योरेंस का अमाउंट अगर पेमेंट हो जाता है, तो जो प्रॉपर्टी बिलोंग करती वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपनी की हो जाती है। जैसे अगर मान लीजिए आपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, आपका 10 लाख का गाड़ी का सम एश्योर्ड था, 10 लाख का आपने इंश्योरेंस कराया, गाड़ी एक्सीडेंट हुई तो वो जो 10 लाख मिलना था वो कंपनी की तरफ से आपको फुल, आपका सपोज मान लीजिए फुल एक्सीडेंट हुआ, फुल कवर आप मांग रहे हैं, तो 10 लाख का जो आपका सम एश्योर्ड था, 10 लाख कंपनी आपको पेमेंट कर दिया। तो 10 लाख जब पेमेंट की, अब वो जो गाड़ी था, चाहे वो एक्सीडेंट हुआ हो या वो चोरी हो गया हो, दोनों में से कोई भी केस हो, तो अगर चोरी हो गया, सपोज कल को गाड़ी मिल गई, तो आपने 10 लाख का वहां से सम एश्योर्ड कंपनी से ले लिया। अब आप बोलिएगा भाई गाड़ी मिल गया, गाड़ी तो मेरे नाम से है, आरसी मेरे नाम से है, अब गाड़ी मेरे को वापस कर दो। तो उसमें तो इंश्योरेंस कंपनी की लॉस हो जाएगी कि उन्होंने पेमेंट कर दिया है, अब गाड़ी मिल गया तो गाड़ी भी दे दिए, तो उनको डबल लॉस हुआ। या आपका गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, आपने बोला कि भाई तुम फुल सेटलमेंट करो, उन्होंने 10 लाख का पेमेंट आपको दे दिया, लेकिन अब आप बोलते भैया जो ये गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, जो स्क्रैप है, इसको भी हम रखेंगे। तो यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कि आप जो भी प्रॉपर्टी है, अगर उसका लॉस क्लेम लेते हैं, आप इंश्योरेंस वैल्यू लेते हैं, तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी का हक इंश्योरेंस कंपनी का होगा। अब वो उसको ऑक्शन करे या उसको आप स्क्रैप करे, वो उस कंपनी की प्रॉपर्टी होगी। ये है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। देन सेवेंथ और लास्ट ये जो हम प्रिंसिपल है, ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट काउच। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट काउच, या इसको हम लोग नियरेस्ट काउच कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नियरेस्ट काउच
कि जो भी आपके साथ क्लेम आया, जो भी इंश्योरेंस का क्लेम आ रहा है, उसका एक्चुअल नियरेस्ट रीजन क्या है या मेन रीजन क्या है उसका एक्सीडेंट होने का। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल इस पे लेते हैं हम लोग कि क्लियर हो जाएगा। सपोज कोई एक पानी का जहाज है और पानी का जहाज जा रहा है, समुद्र में है। अब पता चला कि उसमें कोई चूहा था और चूहा उस जहाज को काट दिया। तो चूहा जहाज काटा तो ऑब्वियस है कि वहां से तो पानी आएगा। तो पानी अगर आ रहा है तो आखिर जो इंश्योरेंस कंपनी वो देखिए भाई इसमें एक्चुअली लॉस किससे हुआ, चूहा के काटने से जहाज डूबा या पानी घुसने से डूबा। तो ऑब्वियस है कि पानी घुसा है तो जहाज डूबा है। तो आपका उसके रिगार्डिंग पॉलिसी लिया हुआ कि नहीं है, अगर लिया हुआ है तो क्लेम मिलेगा, नहीं लिया हुआ है तो इश्यू आएगा। या दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे आपका गाड़ी है, आपने गाड़ी लिया और गाड़ी चलाने के लिए जिसको दिया, गाड़ी आपका एक्सीडेंट कर गया, उस समय जो गाड़ी बंदा चला रहा था उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो अब ये सिनारियो में क्या हो गया कि ये एक्सीडेंट तो हुआ, गलती किसी की भी हो, लेकिन जो बंदा चला उसका अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो नियरेस्ट काउस तो हुआ कि जो बंदे को उसका लाइसेंस ही नहीं है, उसको चलाने नहीं आता, अपने गाड़ी उसको सौंपा है और उसके बेवकूफ़ी के चलते वो गाड़ी एक्सीडेंट कर गया है। तो ये नियरेस्ट काउच में आता है। तो कवर वगैरह है कि नहीं, ये अपने को प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट रीजन में आता है। देन अगर और एक लास्ट बात कर लेते हैं हम लोग, तो ये 7 प्रिंसिपल है जिस पे इंश्योरेंस कंपनी अपना वर्क करती है कि इंडेमनिटी हो गया, ऑटमोस्ट गुड फेथ हो जा रहा है, देन इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो जाता है। देन अगर उसका बाद हम लोग बात कर लें तो फिर प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन हो जाता है, देन प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन हो जाता है, देन अगर बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सबोगेशन और लास्टली प्रिंसिपल ऑफ नियरेस्ट काउच। तो ये 7 प्रिंसिपल है जिस पे इंश्योरेंस कंपनी वर्क करती है और उसके अकॉर्डिंग वो क्लेम सेटलमेंट पे काम करती है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मैक्सिमम वीडियो आप लोग को मिल पाए। थैंक यू फ्रेंड्स।